किनारे से या आसमान से देखने पर किसी झील की सतह किसी चमकते नीले मैदान जैसी लगती है, अपने नीचे की दुनिया को छिपाए हुए। एक अनोखी और जीवन से गुलजार दुनिया। हमारा मकसद है लेक मुरिड्स और उत्तरी जर्मनी की झीलों की सतह के नीचे मौजूद रहस्यों को उजागर करना, उनके सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचना, जहां आज तक कोई नहीं गया। शिकारी लार्वा इन गहराइयों में शिकार करते हैं और फिर मिलता है पहला सरप्राइज। यह है ग्लास वाटर फ्ली, दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फ्ली। इसकी लंबाई नाखून जितनी होती है और ये पूरी तरह पारदर्शी होती है। किसी फीमेल की पीठ पर मौजूद पाउच में तो इसके अंडे तक नजर आते हैं। मेल्स भी पारदर्शी होते हैं, पर इनकी बस एक ही साइक्लोपियन आई होती है। इसकी मदद से ये सांझ होने पर बिना नजर आए अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। प्लैंकटन फूड पिरामिड की नींव हैं। ये छोटे जीव अक्सर बड़ी संख्या में होते हैं और ये पानी की सतह के ऊपर भी और नीचे भी मौजूद बड़े जीवों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जब आखिरी आइस एज के बाद स्कैंडिनेवियन आइस शीट पीछे खिसकी, तो ये अपने पीछे उत्तर पूर्वी जर्मनी में कई उथली झीलें छोड़ गई, जिनके किनारों पर बहुत सारी रीड बेल्ट्स हैं। बसंत की शुरुआत में ये रीड बेल्ट्स पक्षियों की अनोखी आवाजों से गुलजार हो उठती हैं। आपको ऐसा कॉन्सर्ट इस तरह की जगहों में ही सुनने को मिलेगा। अपने फेफड़ों की खास बनावट, जिसमें एयर सैक्स भी शामिल हैं, सैविस वॉबलर और सेज वॉबलर जैसे पक्षी लगातार गाते रह सकते हैं और साथ में सांस भी लेते रहते हैं। हाल तक पुरानी रीढ़ इन पक्षियों को आशियाना मुहैया कराती आई है, पर अब ये खुद को नया रूप दे रही है। ये ऊंची घास अपनी जड़ से बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। झील के किनारे पर उगी रीड बेल्ट में पनपे एक इकलौते पाम विलो पर यूरेशियन पेंडुलाइन टिट ने अपना पेचीदा घोंसला बनाया है। माँ बाप में से एक अधूरे घोंसले को पूरा करने में जुटा है, तो दूसरा विलोज और पॉपुलर्स से नर्म सीड टफ्ट्स इकट्ठे करता है। पेंडुलाइन टिट्स के घोंसले के नीचे रेड जोन का एक सुस्त वासी अपना सफर शुरू कर रहा है। ये है मुर्गी के किसी अंडे जितने साइज का एक ग्रेट सिल्वर वाटर बीटल। ये दुनिया के सबसे बड़े वाटर बीटल्स में से एक है।
बीटल अपनी पिछली टांगों से एक रीढ़ से चिपटा रहकर अपनी एयर सप्लाई की भरपाई के लिए पानी की सतह पर आता है। इसका निचला नर्म और मखमली हिस्सा हवा के एक बुलबुले को अपने शरीर में खींच लेता है। इस बीटल को हर 5 मिनट में हवा लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। पानी वाला ये इलाका बना था करीब 12,000 साल पहले, आखिरी आइस एज के दौरान। उस समय मैक्लेनबर्ग लेक डिस्ट्रिक्ट पानी की इकलौती बॉडी हुआ करती थी। हम बोट में बैठकर नक्शे पर मार्क की गई सबसे गहरी जगह के लिए रवाना होते हैं और हम इसे अपने अंडर वाटर ड्रोन से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। धूप पर निर्भर करने वाले जलीय पौधों के बीच हमारा सामना होता है एक मिरर कार्प से। और नीचे उतरने पर रोशनी कम हो जाती है और वेजिटेशन घटने लगती है। तीस मीटर की गहराई पर एकदम अंधेरा हो जाता है और यहां पौधे पनप नहीं सकते। हम एक ऐसी खास मछली को ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ उत्तरी जर्मनी में ही पाई जाती है। पर फिलहाल हमें सिर्फ छोटे क्रस्टेशियंस ही दिखते हैं। ऊपर आने पर ही हम खुद को मछलियों से घिरा पाते हैं और जहां छोटी मछलियों के झुंड होते हैं, उनके शिकारी भी वहां मौजूद होते हैं। रीड्स के घने जंगल में पाइक जैसे शिकारी बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेक कोल्पिन एक नहर के जरिए विशाल लेक मोरिट्ज से जुड़ी है। ये जंगल से घिरी है और एक खास नेचर रिजर्व में मौजूद है। ये है डमरोवा वर्डा। ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पेनिनसुला है जहां जीव जंतु करीब 50 साल से चरते रहे हैं। एक इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा यूरोपियन बाइसन का एक झुंड लेक कोल्पिन के किनारों पर घूम रहा है। इनकी इस चराई से ये इलाका खुला खुला और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर रहता है, जबकि यूरोप के ज्यादातर नेचर रिजर्व्स में ऐसे इलाके देखने को नहीं मिलते। लेक म्यूरिड्स में कई तरह के जंगली जीव मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे घटते इसके पानी के कारण कई छोटी झीलें बन गई, जिनमें कई विशाल उथले इलाके और द्वीप मौजूद हैं। लेक म्यूरिड्स में मछलियों की भरमार होने से मछलियों को खाने के शौकीन इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कॉमोरेंट्स छोटे द्वीपों पर उगने वाले पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर उसे अपनी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और कुछ को अनजाने में ही मछलियां पसंद करने वाले इन जीवों से फायदा होता है।
इस रोच को कॉमोरेंट के चूजों की खुराक बनना था। और ये हिस्से आता है एक व्हाइट टेल्ड ईगल के। ये शानदार शिकारी पक्षी कॉमोरेंट की कॉलोनीज के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं, पेड़ों के ऊपर से किसी आसान खुराक के नीचे गिरने के इंतजार में। अपनी बदनामी के बावजूद कॉमोरेंट से इस झील की मछलियों की आबादी के लिए कोई खतरा नहीं है, बशर्ते इस झील का कुदरती माहौल बरकरार रहे। लेक म्यूरिट्ज के करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में जर्मन बॉर्डर के पास मौजूद है लेक शाल्से। ये आखिरी आइस एज के अंतिम दौर में बनी थी, जब ग्लेशियर पिघलने से बने पानी ने गहरे चैनल वाली झीलें बना डाली। लेक शाल्से व्हाइट टेल्ड ईगल्स के लिए एक बेहतरीन हैबिटेट है। यहाँ ईगल वाले तमाम इलाकों पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। आसपास के जंगल में औसतन 8 चूजे हर साल जन्म लेते हैं। लेक शाल्से से भरपूर मछलियां मिलती हैं। ये इन विशाल पक्षियों के बच्चों के लिए आहार का सबसे अहम स्रोत हैं। बहत्तर मीटर गहरी लेक शाल्से जर्मनी की सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसके अंधेरे तल में हमारा सामना होता है आइस एज की एक निशानी से। यह है बर्बट, कॉर्ड फैमिली का एक सदस्य, जो अपने सहवंशियों से उलट मीठे पानी वाली नदियों और झीलों में पनपती है। यहाँ हमें एक और दिलचस्प मछली मिलती है। आमतौर पर यह समुद्र का जीव है जो उत्तरी जर्मनी की झीलों में पलता है। यह है स्मेल्ट। अचानक ही स्मेल्ट चारों तरफ से आने लगती हैं और तलछट से निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। लेक शाल्से में इसके द्वीप और उथली खाड़ियों के कारण खासतौर पर काफी विविधता है। कुछ जगहों पर किनारे के करीब बड़े बड़े चरागाह हैं। इन इलाकों में खासकर काफी प्रजातियां मिलती हैं, क्योंकि चराई के कारण पौधे और कीड़े भरपूर पनपते हैं। जहां जमीन और पानी का मेल होता है, जहां बड़े जीवों का सामना छोटे जीवों से होता है, वहां इकोसिस्टम्स हैरतअंगेज तौर पर काफी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यहाँ शिकारी और शिकार इकट्ठे होते हैं। इनमें से कई शिकारी भी होते हैं और शिकार भी। दबे पांव पीछा करने की कला कई जीवों में होती है। एक ग्रेट एग्रेट ने एक वाटर वोल पकड़ा है, एक ऐसा चूहा जो किसी बीवर की तरह तैरता और गोता लगाता है।
अगला शिकार मार्श फ्रॉग या ग्रास स्नेक हो सकता है। ग्रास स्नेक भी पानी के नीचे पीछा करने वाला एक माहिर जीव है। पर ग्रास स्नेक निगल सकने लायक खुराक का अंदाजा लगाने में बहुत कुशल नहीं होता। जब कोई ग्रास स्नेक कोई इतना बड़ा शिकार पकड़ लेता है जिसे वो झटपट खा नहीं सकता, जैसे कि एक गोल्डन कार्प, तो वो इस खुराक को किनारे पर खींच ले जाता है ताकि झाड़ियों में बैठकर सुरक्षित ढंग से खा सके। और जब ये एक जायंट टैडपोल को पकड़ता है, तब भी ऐसा ही करता है। पर शिकारी भी पलक झपकते ही शिकार बन सकता है, जैसा ये ऑटर यहां साबित कर रहा है। कभी पानी के ये मैमल विलोपन के कगार पर पहुंच गए थे, पर इन्होंने सेंट्रल यूरोप में कमाल की वापसी की है। हमें ये झील का एक शांत किनारा लग सकता है, पर जानवरों के लिए इस जगह खतरा लगातार बना रहता है। पौधों के बीच भी इसे लेकर मुकाबला बना रहता है कि कौन फले फूलेगा और कौन खत्म होगा, कौन सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी हासिल करेगा। बसंत आते ही वाटर लिलीज में लगातार नई पत्तियां आने लगती हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पानी की सतह पर फैल जाती हैं और सूरज की किरणों को जज्ब करने लगती हैं। इनके इस तरह बढ़ने से न सिर्फ इस पौधे का रिप्रोडक्शन मुमकिन हो पाता है, बल्कि इससे परागण करने वाले कई कीड़ों का भी पेट भरता है। पानी के नीचे मौजूद वाटर लिली के तनों का जंगल जर्मनी की सबसे रंग बिरंगी मछलियों में से एक के लिए आशियाना साबित होता है। यह है बिटरलिंग। चटक रंग वाला मेल और हल्के रंग वाली फीमेल अपने इलाके में मौजूद मसल्स को छूते हुए अपने दिन बिताते हैं। मकसद है मसल को छुए जाने की आदत डालना, ताकि वो स्टिमुलेशन के प्रति कोई प्रतिक्रिया न दे।
जब ये तैयारी पूरी हो जाती है तो फीमेल मसल के साइफन में अपने ओविपोजिटर को घुसाकर अंडे दे देती है। अंडे मसल की सांस की प्रणाली से चिपक जाते हैं और वहां सुरक्षित ढंग से विकसित होते हैं। हर मसल में सिर्फ 1 या 2 अंडे ही दिए जाते हैं। झील के अंदर और आसपास मौजूद हर प्रजाति की अपनी खासियत है और इनमें किंगफिशर जैसे शिकारी भी शामिल हैं। इस पक्षी की आंखों के ऊपर एक हिफाजती निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये पक्षी मछलियों के लिए पानी में गोता लगाते वक्त भी देख सकता है। एक और कमाल का रंग बिरंगा पक्षी है यूरोपियन बी ईटर। यहाँ लेक गाइजल टालसे में सैक्सनी एंड हॉल्ट में करीब 80 मीटर गहरी पुरानी लिग्नाइट माइन में बी ईटर को वो सब मिल जाता है जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। धूप वाले झील के किनारे पर कई तरह के बड़े कीड़े मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ धूप से सराबोर दीवारें भी हैं, जिनमें बी ईटर्स अपनी ब्रीडिंग टनल्स भी बनाते हैं। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बी ईटर्स अपने घोंसलों में सैकड़ों कीड़े लाते हैं। इनमें ड्रैगन फ्लाइज, बम्बल बीज, ग्रास हॉपर्स और बटरफ्लाइज शामिल हैं। लेक गाइजल टालसे 19 वर्ग किलोमीटर में फैली है और ये जर्मनी की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इसकी गहराइयों में कई राज दफन हैं, जैसे कि पेड़ों के कंकालों वाला ये डरावना जंगल जो सतह तक पहुंचा हुआ है। – 2003 से 2011 तक इस झील में पानी भर गया था और यहाँ की 12 पुरानी माइनिंग पिट्स साला रिवर के पानी से भरी थीं। धीरे धीरे बढ़ता पानी इंच दर इंच जिंदा पेड़ों को अपनी गिरफ्त में लेता गया। आज इन टहनियों पर कोई पक्षी नहीं दिखता, बल्कि इन दम तोड़ चुके पेड़ों पर नजर आते हैं छोटे मसल्स जो साफ कैल्सरस पानी में फल फूल रहे हैं। ये वॉन्डरिंग मसल्स हैं। ये ब्लैक सी इलाके की एक घुसपैठिया प्रजाति है जो एक साथ बच्चों को जन्म देती है। ये पानी में डूबे पेड़ों पर एक साथ चिपटे रहते हैं। हमारी झीलों में मसल की कई प्रजातियां बसती हैं। टाइम लैप्स फुटेज देखकर ये पता चलता है कि ये छोटे छोटे जीव ये चलते फिरते हैं और अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। प्लैंकटन को फिल्टर करके ये कुछ जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर मसल्स को खुराक बनाने वालों को फायदा भी, जैसे कि कूप।
प्रकृति में सब कुछ बदलता रहता है। प्रजातियां वजूद में आती हैं और आम हो जाती हैं, जबकि कुछ अन्य घटते हुए गायब हो जाती हैं। इंसान नए माहौलों में पराये जीव लाकर इस सिलसिले को और तेज कर देते हैं। लेक गाइसलटाल से हाल ही में बनी एक कृत्रिम झील है और ऐसी जगहों पर इस तरह की प्रक्रियाएं खासकर ज्यादा तेज हो जाती हैं। दिलचस्पी वाली एक और जगह है जर्मनी के उत्तर में मौजूद हेमोअर में चौक क्वारी लेक। 60 मीटर गहरी ये झील करीब 50 साल पहले माइनिंग के बंद हो जाने के बाद बनी और इसमें जमीन वाला पानी भरा है। इस झील में पानी के नीचे मौजूद एक डरावना लैंडस्केप दिखाई देता है। डूबे हुए पेड़ और छोड़ दी गई मशीनरी इसके औद्योगिक अतीत के सबूत हैं। बीते दशकों के दौरान यहां लाई गई ट्राउट और दूसरी मछलियां इस माउंड के स्टोरेज एरियाज और रैंप्स के बीच रहती और शिकार करती हैं। हमेशा जगह बदलती रहने वाली मसल्स भी यहां हेमोअर तक आ पहुंची हैं। हम इंसानों के लिए ये जगह दिलकश तो है, पर खतरनाक भी। ये गोताखोरों की जान अक्सर लेती रहती है। समय के साथ साथ कई अजीब चीजें भी इस चौक माइनिंग फैसिलिटीज में इकट्ठा हो गई हैं। हेमोअर अब डाइविंग के लिए जर्मनी में सबसे मशहूर जगहों में से एक बन गई है और कुछ दिनों में तो इस जल भंडार के आसपास काफी डाइवर नजर आते हैं। पर इस नई झील के साथ सिर्फ डर ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक फलता फूलता इकोसिस्टम भी है जहां कई तरह के जीव आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। कई दशक पहले जब इसमें पानी भरा, तब से यहाँ बहुत सारी प्रजातियां बस चुकी हैं। इनमें एल्गे और दूसरे पौधे और उन पर निर्भर रहने वाले जीव भी शामिल हैं। वाटर स्नेल्स को रिवर स्नेल अच्छे लगते हैं, जो पानी में डूबी टहनियों पर उगने वाली एल्गे को अपनी खुरदुरी जीभ से चरते हैं। ये है सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबा फॉसेट स्नेल। और ये है पॉइंटेड स्वॉम्प लिम्निया। इसके कान दरअसल इसके टेंटिकल्स हैं। जहां बिना रीढ़ वाले ढेर से जीव होते हैं, वहां शिकारी भी जल्द ही आ धमकते हैं, जैसे कि टफ्टेड डग्स। जहां मसल्स और स्नेल्स की बहुतायत होती है, ये वहां खींची चली आती हैं। टफ्टेड डक्स की आधी से ज्यादा खुराक होते हैं मोलस्क्स, और पक्षी पोशाक स्नेल्स तक पहुंचने के लिए कई मीटर तक गोता लगा लेते हैं। जो झील कृत्रिम तौर पर बनाई गई थी,
खासतौर पर उत्तरी जर्मनी में उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इंसान की दखल अंदाजी के बिना जहां आज तक कोई भी मछली नहीं है, वहां इतने जीवों के होने से बनी इटर्नल सी। यहाँ का पानी दलदली और एसिडिक है, इतना एसिडिक कि बड़े जीव जी नहीं सकते, पर ये डेस्मिड्स के लिए परफेक्ट है। ये जीव सिंगल सेल वाले होते हैं। इनमें से कुछ का शेप तारों जैसा होता है और कुछ का आधे चांद जैसा होता है, और ये सिर्फ इस दलदली पानी में ही मिलते हैं। झील के जिन हिस्सों में पानी कम एसिडिक है, वहां सिन्यूरा की बड़ी बड़ी कॉलोनी फलती फूलती हैं। हर एल्गे सेल में 2 मूविंग फ्लैजेला होते हैं। इटर्नल सी हजारों साल पहले बनी थी, जब कोई छोटी दलदली झीलें आपस में मिल गई थीं। इसकी गहराई सिर्फ 3 मीटर है और ये 90 हेक्टेयर्स में फैली है। ये जर्मनी की सबसे बड़ी रेज्ड बॉग लेक है। कोई नहीं जानता कि इटर्नल सी के किनारों पर गाद को जमा होने में कितना समय लगेगा। हम एक बार फिर मछलियों से भरपूर इस एक कृत्रिम झील में गोता लगाते हैं। लाइप्जिग के नज़दीक मौजूद है लेक कोल्क्विट्स, और कई वाटर बॉडीज की ही तरह ये भी पहले एक पिट माइन थी, जिससे 1 सदी तक मटेरियल निकाला गया और फिर 1963 में इसमें पानी भरना शुरू हुआ। अब यहाँ खुदाई या कोल डस्ट की कोई निशानियां नजर नहीं आती। पानी साफ है और जहां तक धूप पहुंचती है, इंसान की बनाई इस झील में बेहिसाब छोटी मछलियां नजर आती हैं। डाइवर्स इसे प्यार से कॉल्की कहते हैं, और ये अपनी छोटी मछलियों के लिए नहीं बल्कि बड़ी मछलियों के लिए मशहूर है, जैसे कि ये भारी भरकम टेंच जो यहाँ मिलती हैं। या फिर बिग हेड कार्प, जो मूल रूप से चाइना से है और इसकी लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है। ये यहाँ बसने वाली एक वाटर फाउल के लिए खतरा पेश करती है। ये बॉय पानी के अंदर मौजूद एक प्लेटफॉर्म की निशानी है, जो नौसिखिए डाइवर्स को प्रैक्टिस करने की जगह मुहैया कराता है। झील का पानी बहुत ही साफ है और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। एक ओल्ड पाइक ने प्लेटफॉर्म के धातु के फ्रेम को अपने छिपने की जगह बना लिया है, जहां ये शिकार के लिए घात लगाती है। इसकी रणनीति है छिपकर हमला करना। बड़ी पाइक्स तो पक्षियों का भी शिकार कर सकती हैं। किस्मत अच्छी थी कि कूट समय रहते बच निकलती है। ओल्ड पाइक आराम से अपने कृत्रिम आशियाने की तरफ लौट जाती है। 1 मीटर तक लंबी इस तरह की पाइक्स के कोई कुदरती शिकारी नहीं होते और ये आराम से जीती रह सकती हैं। सुरक्षित कूट पानी में उगने वाले उन पौधों को खा रही है जिन्हें इसने झील के तल से इकट्ठा किया है। इस बीच
कोई ओल्ड पाइक के पास आता है और ये दिखाती है कि कोई मछली भी सीख सकती है। लेक कोल्कविट्स जर्मनी में मौजूद डाइविंग के लिए सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है। कभी कभी पाइक के संभावित शिकार डाइवर से डरकर भाग जाते हैं, पर यह शिकारी मछली अब एक हस्ती के तौर पर जाने की आदत डाल चुकी है और ये आर्टिफिशियल लाइट, कैमरा के शोर या बुलबुलों से नहीं डरती। ऊपर से आप नहीं देख पाएंगे कि किसी झील के अंदर क्या छिपा है। ये शायद जर्मनी की सबसे रंग बिरंगी झील है। इसके शानदार रंग और लो पीएच इसे दलदली पौधों से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से बहकर आने वाले आयन और सल्फेट से मिलते हैं। हम अब हैं पूर्व ब्राउन कोल माइन श्लैबेनडॉर्फ सूड पर, जो मिलेनियम के आखिरी बरसों में पानी से भरकर लेक श्लैबेनडॉर्फ बन गई। आज इस झील के चारों ओर एक नेचर रिजर्व है जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ये है पूर्व कोल माइन पर मौजूद एक बियाबान जहां आज कुदरत का राज है। यहाँ बहुत बड़े, खासकर बड़े शाकाहारी जानवर मौजूद नहीं हैं, तो बाकी सब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हजारों सारसों ने इस झील के उथले पानी को अपनी आराम करने की जगह बना लिया है। ये अपना माइग्रेशन जारी रखने के दौरान जब रात में आराम करते हैं तो कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पानी का हर भंडार, चाहे वो नया हो या पुराना, और वो कैसे भी बना हो, वाकई अनोखा है। पर हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं झीलें, जो कुदरती तौर पर बहुत पहले बन गई थीं और जिनमें समय के साथ साथ कुछ विशेषताएं पनप गई हैं, जैसे कि जर्मनी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद वोल्केनिक लेक्स। लेक पुल्वमार किसी वोल्केनिक क्रेटर जैसी लगती है, पर यह एक फनल है जो एक मैग्मा चेंबर के फटने से बनी और फिर जमीनी पानी ऊपर आ गया। दूसरी तरफ लाकर लेक पानी से भरा एक कैल्डेरा है, विस्फोट से बना एक क्रेटर जो ढह गए एक मैग्मा चेंबर के ऊपर बना। लाकर लेक के दक्षिण पूर्वी किनारे पर मोफेट्स आज भी मिलते हैं, ऐसे इलाके जहां सक्रिय ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है।
लेक पुलवमार एक गोल क्रेटर लेक है। इसका एरिया 40 हेक्टेयर से भी कम है, पर यह जर्मनी की बहुत गहरी झीलों में से एक है। इस बात की काफी संभावना है कि कोई भी लेक पुलवमार के तल तक नहीं पहुंचा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 72 मीटर की गहराई पर आखिर क्या मौजूद है। हम फनल की दीवारों के साथ साथ नीचे उतरते रहते हैं। रोशनी घटती जाती है, पानी और साफ होता जाता है। एक बार फिर हमारा सामना बेहिसाब छोटे क्रस्टेशियन से होता है जो लेक पुलवमार के गहरे पानी में रहते हैं। ये हैं कोपोपॉड्स, फीमेल्स लावे के अंडों से निकलने तक एग सैक्स को ढोती रहती हैं। सबसे गहरी जगह से जरा ही ऊपर हमारा सामना होता है धुंधली परत से, पर यह महीन परत नजर नहीं आती। इसके नीचे जीवन नहीं है, यहां है सिर्फ मरे हुए क्रस्टेशियंस। यह है इस वोल्केनिक लेक के अंदर गहराई पर मौजूद एक डेथ जोन। ऊपर आने पर रोशनी बढ़ती जाती है और ज्यादा जीव नजर आने लगते हैं। किनारे के करीब टेंच और दूसरी शांत मछलियां दिखती हैं। यह है कार्प। और ये रड्स जिनके फिन्स चटक और बिल्कुल अलग तरह के हैं। रड्स बुनियादी तौर पर एल्गे और जलीय पौधों को खाती हैं। और ट्रू मिनोज मंडराती रहती हैं, छोटे क्रस्टेशियंस और पानी के कीड़ों की तलाश में। इस बीच ब्लू ड्रीम खाने की चीजों के तलाश में झील के तल में तैरती रहती हैं और बाकी को उगल देती हैं। आइफल की ज्वालामुखीय झीलों में कई तरह की मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ झीलें उनमें मौजूद अनोखे कीड़ों की बहुतायत के कारण मशहूर हैं, खासकर ड्रैगन फ्लाइज के लिए। विलो स्प्रेडविंग ने एक मेटिंग व्हील बना लिया है। ये यहाँ फलने फूलने वाली कई ड्रैगन फ्लाई प्रजातियों में से एक हैं। इसका श्रेय जाता है पानी की बढ़िया क्वालिटी को। विंसबॉर्न क्रेटर लेक जैसी कुछ ज्वालामुखीय झीलों में न पानी आता है न जाता है। इन्हें प्रदूषित पानी पोल्यूट नहीं कर सकता। पिछले आइस एज में इनके बनने के बाद से इन्हें सिर्फ बारिश का पानी ही भरता आया है। आसमान से बरसने वाला जल जो देर सवेर हमारी झीलों से होकर बहता ही है।